नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव विविधता के बारे में। वैसे टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, किसी ने समझ भी लिया होगा, और जो आप लोगों ने देखा उसमें आपने समझा भी होगा और समझ में आ भी गया होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूज़न जो है उसको भी हमें दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर किसी का वीडियो की क्वालिटी, अगर किसी को कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने पहले वीडियो की क्वालिटी को चेंज करें। वीडियो की क्वालिटी 360 से ऊपर या 360 पर रखोगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आने लगेगा। सबसे पहली चीज़, जैव विविधता। भाई जैव विविधता बोलते किसे हैं? अगर हम सामान्य शब्दों के अंदर बोलें तो जैव विविधता क्या है? शब्दों के ही टुकड़े करो। जैव मतलब जीवों में, विविधता मतलब विभिन्नताएं। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही हम जैव विविधता कहते हैं। ये कक्षा 10 का टॉपिक है, जिसके अंदर जैव विविधता, जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जैव विविधता। और जैव विविधता का आगे 3 स्तर दिए हैं, या इनको जैव विविधताओं को स्तरों के रूप में बात करें तो 3 स्तर दिए हैं। पहला स्तर इसने दिया है प्रजाति विविधता। पहला स्तर दिया प्रजाति विविधता, अभी हम इनके केवल नाम के आधार पर देख लेंगे। दूसरा स्तर इसने दिया है और वो है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। और तीसरी जो इसने बात बताई है वो है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता। 3 प्रकार की विभिन्नताएं हो गई, या 3 विभिन्नता के स्तर हो गए। बातें करने का तरीका अलग है दोनों का। विभिन्नताओं के अगर जैव विविधता के स्तर की बात करें या जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के हो गए। देखो, पहला है प्रजाति, प्र और जाति। किसी एक ही प्रकार की जाति विशेष में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। किसी भी एक प्रकार की जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता प्रजाति जैव विविधता कहलाती है। दूसरी जो विभिन्नता थी वो आनुवंशिकी थी, और जहाँ पर आनुवंशिकी नाम आ जाए तो आनुवंशिकी में सीधी बात एक शब्द पे चली जाती है और वो है जीन। ठीक है। और आनुवंशिक जैव विविधता जो है किसी जीन के कारण उत्पन्न विभिन्नता ही क्या कहलाती है? आनुवंशिक जैव विभिन्नता कहलाती है। दूसरा हो गया हमारे आनुवंशिक जैव विविधता, जो केवल एक जीन के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक जैव विभिन्नता। ठीक है। फिर तीसरी बात पारिस्थितिकी जैव विविधता के बारे में है। इसमें सीधी सी बात है, पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हमें परिभाषा आती है तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में, जंतुओं की मध्य क्रियाओं से बना तंत्र तो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी जैव विभिन्नता। ये तो थे हमारे जैव विविधता के स्तर। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक जैव विविधता के बारे में। वैश्विक जैव विविधता, ये बात करें तो वैश्विक जैव विविधता विश्व के अंदर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैश्विक जैव विभिन्नता। और वैश्विक जैव विविधता के अंदर एक प्रश्न आता है और वो ये है, सीधा प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता अगर पूरे विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास। क्यों भाई, यहीं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यही सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। आसपास जल है, जल के साथ पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है। और पेड़ पौधों को क्या चाहिए? जल ही तो चाहिए।
तो इसी कारण यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास क्या होते हैं भाई, सर्वाधिक मात्रा के अंदर जैव विविधता पाई जाती है। और अगर सर्वाधिक मात्रा के साथ अगर क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्र आते हैं, और वो है उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, सॉरी पहला है मध्य अमेरिका, उत्तरी नहीं है, मध्य अमेरिका, और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा है एशिया। 3 क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो है ये मध्य है यहाँ पर, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या पाई जाती है, जैव विभिन्नता। ठीक है, तो ये था हमारा केवल छोटा सा टॉपिक जैव विविधता। लेकिन अब इसी के साथ मैं इसको आगे ऐड कर रहा हूँ, ये जो यूनिट है लास्ट वाली यूनिट जो हमारे 10th क्लास में नए सिलेबस में कोरोना के कारण जो कुछ सिलेबस कम हो गया उस सिलेबस में है। तो अब इसमें क्या है कि आगे इसी के साथ हॉटस्पॉटों को ले लेते हैं। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, इनको बोला जाता है हिंदी के अंदर तप्त स्थल। क्या बोला जाता है, तप्त स्थल। ठीक है, और सबसे पहले तप्त स्थलों, हॉटस्पॉट या तप्त स्थलों के बारे में सबसे पहले बताया था नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले तप्त स्थलों के बारे में बताया। ठीक है, और तप्त स्थलों की बात करें तो जब इन्होंने खोज की थी उस वक्त तप्त स्थलों की संख्या इन्होंने कुल 25 बताई थी, लेकिन वर्तमान के अंदर तप्त स्थलों की संख्या हो चुकी है 34। ठीक है, 34 हॉट स्पॉट वर्तमान में पूरे विश्व भर में हैं, जिनमें से 3 हॉट स्पॉट, वैसे तो ये हमारे अंडर में केवल 2.5 आते हैं, 2.5, लेकिन अगर पूछा जाए तो इसको हम लगभग 3 बोल भी सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे क्योंकि भारत के अंदर जो हॉटस्पॉटों की बात की जाती है उनमें 3 हैं। पहला पूर्वी हिमालय, और दूसरा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और जो तीसरा है वो कम से कम 7-8 देशों के मध्य बीच में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं, चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के क्षेत्रों के अंदर यह फैला हुआ है। और तीसरे का नाम है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। ठीक है, ये हमारे 3 हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। ठीक है, भारत के अंदर भी 3 हो गए। तो देखो इनमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं इसके बारे में हैं। तो देखो अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय फैला हुआ है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये जो पूर्वी हिमालय है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना कोई डीप पूछता नहीं है। और जो पश्चिमी घाट है वो सिर्फ एकमात्र राज्य के अंदर फैला है और वो है केरल। और जो इंडो बर्मा है, इंडो बर्मा की अगर हम बात करें तो ये कम से कम 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। अगर नाम लिखा जाए तो लिखो, पहला चीन, दूसरा हो गया भारत, तीसरा हो गया म्यांमार, भारत, म्यांमार, और चौथा हो गया वियतनाम, 5वां हो गया थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और तथा मलेशिया। इन क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। वैसे इतना कोई पूछने वाला बात है नहीं, इसमें कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, कुछ इसके अंदर जो है वो ऐसे कोई खास वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी बोला तो किसी ने तो बना दिया इस पर कुछ छोटा सा वीडियो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ प्रश्न हैं, वो छोटे छोटे प्रश्न क्या है। जैव विविधता का महत्व जब आता है तो हम बात करते हैं मलेरिया रोग की। देखो सिनकोना पादप की जो छाल होती है, सिनकोना पादप की छाल से मलेरिया का इलाज होता है। किसका, मलेरिया का इलाज। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिनकोना पादप की छाल से मलेरिया का उपचार होता है। दूसरी चीज़, एक बायोडीजल वृक्ष आते हैं, बायोडीजल वृक्ष।
मतलब जिन पौधों के बीजों से हमें डीजल प्राप्त होता है और हम उनसे वाहन भी चला सकते हैं, वो हो गए हमारे बायोडीजल वृक्ष। और बायोडीजल वृक्ष के नाम दो आते हैं, पहला आता है जेट्रोपा और दूसरा आता है करंज। पहला है जेट्रोपा और दूसरा हो गया करंज। और फिर तीसरी चीज़ जो है और वो है एड्स रोधी गुण कौन कौन से में पाए जाते हैं, तो वो है तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अश्वगंधा और गिलगो गिलोय। गिलगो गिलोय। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। हाँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लेना, आपको कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियाँ होती हैं वैसे तो। अब जैव विविधता को पूरा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको पूरे के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। देखो भाई, जैव विविधता संरक्षण की जो दो विधियाँ हैं, पहली विधि होती है उसका नाम स्वस्थान है और दूसरी जो विधि है उसका नाम बहिस्थान है। जैसे नाम से पता चल रहा है स्वस्थान है मतलब उसी के स्थान पर जहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हीं स्थानों को अगर हम संरक्षित रूप में रखें, उनके लिए रिजर्व रखें, तो वो हो गया स्वस्थाने। और बहिस्थाने मतलब इंसानों द्वारा कृत्रिम आवास प्रदान करना, वो हो गया बहिस्थाने। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जैव विविधता। वैसे इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, कोई छोटा सा इस यूनिट के जो नंबर है वो यूनिट के नंबर सिर्फ 8 नंबर के प्रश्न, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ तो है, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पूछता ही है। ठीक है, यूनिट 8 नंबर की ही है और आराम से इसको आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक है।